हेलो। आवाज आ रही आकाश? यस सर। ठीक ठीक। मैं भी आज वो क्या हम लोग की मीटिंग है, ये 2 बजे से है ना। वो सीएम का बर्थडे है तो उसके बारे में इसलिए जल्दी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो आपके पीयर्स के 11 वोवन पैरामीटर्स हैं उनको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके वर्कआउट करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फैब्रिक प्रॉपर्टीज आपको कोरिलेट करनी होती है। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा थिकनेस कैसे निकालते हैं कपड़े की, है ना। तो इसके लिए आप टेस्टिंग लैब के अंदर थिकनेस टेस्टर यूज करते हैं। और अगर आपको काउंट और वीव मालूम हो तो डायरेक्टली आप कपड़े की थिकनेस निकाल सकते हैं। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट से निकालोगे, जो यहाँ पियर्स थ्योरी से निकालोगे, दोनों की वैल्यू आपकी लगभग बराबर आएगी, है ना। तो अभी अभी 6 एम के अंदर होगा आपके यहाँ थिकनेस टेस्टर, है ना। तो उसमें 10 ग्राम और 50 ग्राम के ऊपर हम फैब्रिक की थिकनेस आपकी निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके लिए कि मैंने आपको पहले आपको फार्मूला बताया था आपको, H1 बराबर, है ना। तो उसी का यूज करेंगे हम। तो इसकी लास्ट टाइम मैंने आपको प्रूव किया था कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये इसको ये दैट इज योर H1 बराबर 4/3 P2 √C1, ठीक है ना। तो H1 जो है ये क्रिम्प एम्पलीट्यूड है, इसका यूज आपके थिकनेस में निकालने में किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको और P2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, P2 की वैल्यू आप अगर काउंटिंग ग्लास है तो कपड़े के अंदर आप PPI मेजर करके, है ना, तो P2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। P2 बराबर होता है 1/, आपका PPI, या पीपीआई को हम यहां पर लिखते हैं एज ए N2। जो कपड़े के अंदर वेब डेंसिटी होती है इसको हम N2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो और क्रिम्प हम निकाल सकते हैं, ये C1 आपकी फ्रैक्शनल क्रिम्प है। इसको आप अभी आपने टेस्टिंग, ये आपका लैब 5th सेम के अंदर टेस्टिंग लैब में क्रिम्प आपने निकाली होगी, है ना। तो या फैब्रिक एनालिसिस लैब के अंदर, तो C1 बराबर होता है आपका L1 माइनस P2 अपॉन P2। तो इस तरीके से आप H1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो ये आपका वेफ्ट है तो यहाँ पर हम वार्प ले लेंगे, और ये जो वार्प है यहाँ पर हम वेफ्ट ले लेंगे, और सीधे आप निकाल सकते हैं H2 बराबर, यहाँ पर जो आपका वार्प है ना। तो ये यहाँ पर आज ये आपका जो वेफ्ट है तो इसके बीच की दूरी आप देखें तो H2 बराबर हो जाएगी 4/3 P1 √C2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप H1 और H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि भी ये इसको हमने क्या किया था, जो पियर्स इक्वेशन है ना, उन्हीं को यूलर्स थ्योरम के द्वारा सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे हमने ये आपका साइन थीटा और ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी थी। तो P2 बराबर आ गया था आपका, P2 बराबर था आपका L1 माइनस L1 θ1² by 2, है ना, प्लस हायर पावर्स ऑफ दिस।
ऐसे ही आपका H1 निकला था आपका L1 θ1 माइनस हायर पावर्स। तो हमने ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। तो हमने क्या निकाला था कि ये आपका थीटा की वैल्यू निकाली थी क्रिम्प से, तो θ1 बराबर निकला था √2 इंटू C1, ठीक है ना। तो ये मैंने कल राइट किया था आपको। θ1 अगर आपकी क्रिम्प मालूम है तो ये V एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, θ1 की वैल्यू। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था कि आप इसका एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं, उसके द्वारा भी आप इन वैल्यूज को आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो θ1 बराबर हो जाएगा √2 इंटू C1। ये था आपका थर्ड इक्वेशन। फिर मैंने प्रूव किया था कि H1 बराबर 4/3 P2 √C1। फिर मैंने प्रूव किया था आपकी √C1% अपॉन N2 प्लस √C2% अपॉन N1 बराबर है 0.28 E इंटू 1 अपॉन √N1 प्लस 1 अपॉन √N2। तो यहां पर आपका ये सब फैब्रिक पैरामीटर्स हैं। इसके द्वारा हम बहुत सारे आप जो फैब्रिक के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज को आप फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया था आपका कि ये जो है आपका C1 क्रिम्प है वार्प की, C2 क्रिम्प है ये आपका वेफ्ट की, और N2 आपका PPI है, N1 आपका EPI है, और ये आपका काउंट है, काउंट ऑफ द वार्प, काउंट ऑफ द वेफ्ट, और E आपका इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मैंने आपको बताया पियर्स ने ये माना था कि यान आपका जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, जबकि ये देखा गया यान का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ना होकर के इलेप्टिकल था। तो इलेप्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये आपका y इंटू एक्स, तो इससे हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं, और E की वैल्यू रखने के बाद आपका राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो अब आप इससे बहुत सारी चीजें आप फोरकास्ट कर सकते हैं कपड़े के अंदर। जैसे आप PPI आप बढ़ाते हैं, तो PPI बढ़ाने से क्या हो जाएगा, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द पिक्स पर इंच, तो आप ये देखेंगे C1 की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब C1 क्या है आपका, क्रिम्प ऑफ द वार्प। तो वार्प की वैल्यू जो है हमारी वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे कपड़े के अंदर आप देखें 2 PPI हैं, एक ये है आपका C1 और ये आपका वार्प क्रिम्प है, और दूसरे में PPI आपने बढ़ा दिया, तो आपका जो क्रिम्प है इसकी ये C1 की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। तो कपड़े के अंदर अगर आप PPI बढ़ाते हैं तो आपका वार्प की क्रिम्प अपने आप बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप खुद ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन से निकाल करके कि अगर आपने कपड़े के अंदर जैसे डिजाइनिंग के अंदर आपने पिक्स इंक्रीज किए तो वार्प की क्रिम्प कितनी बढ़ेगी, दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूला। ऐसे ही आप ये जो N1 है ये आपका EPI है, ये आपका EPI है, दैट इज कॉल्ड एज द N1। तो अगर आप इसको EPI को इंक्रीज करेंगे तो आपका C2 की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, है ना, इंच पर इंच। अगर आप कपड़े के अंदर जैसे आप रीड आप बढ़ा देते हो, तो रीड बढ़ाने से क्या हो जाता है कि आपका जो वेफ्ट की क्रिम्प है C2 की वैल्यू ये बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आपका इंटरलेसमेंट जैसे या ये मान लीजिए वार्प एंड वेफ्ट का वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने से आपका क्रिम्प की वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग। तो
तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके द्वारा आप इस इक्वेशन से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू कपड़े के अंदर होगी, है ना। और जैसे आपको तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके गेट और एग्जामिनेशन वगैरह के अंदर। उसके अंदर क्या हो जाता है कि ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो? यस सर। ठीक ठीक। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इस इक्वेशन का यूज क्या होता है ना। तो हम जब अभी आप जैसे फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे या आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आप कपड़े के पिक्स पर इंच, इंच पर इंच को चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि कपड़े का इंच पर इंच और पिक्स पर इंच आपका किस तरीके से आपका चेंज होगा। तो ये 6 वैल्यूज हैं और इसमें से 5 वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं और 6 वैल्यूज को आपको निकाला जाता है। तो अगर आपको यार्न की इलेक्ट्रिसिटी आपको निकालनी है तो आपको ये वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी, है ना। और इनसे आप ई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन एंड दैट इज ड्राइव्ड बाय द पियर्स। और अब मैं बताने जा रहा हूं कि कपड़े की थिकनेस को कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बताया अभी 6M के अंदर आप फैब्रिक थिकनेस टेस्टर होता है, उससे आप टेस्टिंग लैब के अंदर निकालोगे और यहाँ आप बिना कपड़ा बनाए ही कपड़े की थिकनेस आप बता सकते हैं, एयर परमिबिलिटी, थिकनेस और आपका रीड पिक। तो ये टेप लेंथ, फैब्रिक वेट, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फोरकास्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। दैट्स वाई आपको जो इंजीनियर बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है कि यू विल प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज। जैसे सिविल इंजीनियर होता है वो 100 स्टोरी की बिल्डिंग बनाता है, तो बनाने से पहले सब कैलकुलेट कर लेता है कि भी कितना आपका स्टील लगेगा, ये लगेगा। तो ऐसे ही जब आप कपड़ा बनाते हैं, है ना, 1 लाख या 10 लाख मीटर, तो आपका जो वेस्ट होता है बहुत कम होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द, ये आपका थिकनेस ऑफ द फैब्रिक। अब आप ये देखें कि फैब्रिक की थिकनेस होती क्या है। ये आपने वेफ्ट ले लिया, ये आपने दूसरा वेफ्ट ले लिया। ये आपका, मैंने बताया था, ये आपका कर्वेचर पोर्शन है और ये आपका वार्प है, ये आपका वार्प है। तो ये हो गया आपका प्लेन वीव का क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ठीक है ना। और ये जो है आपका, तो आप देखें तो ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है आपकी L1, मॉड्यूलर लेंथ ऑफ द वार्प, ठीक है ना। और ये वैल्यू कहलाती है आपकी क्रिम्प एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड डिनोटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज द H1, है ना। और H1 को आपने अभी निकाला था, H1 बराबर 4/3 P2/C1, है ना। और ये जो वैल्यू होती है आपकी
ये आपका वार्प का रेडियस है, और ये वैल्यू जो होती है ये भी आपका वार्प का रेडियस है, ठीक है ना। तो ये जो होती है आपका, इसको बोलते हैं हम क्राउन। ये जो क्राउन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन, है ना, क्राउन ऑफ द वीव। यही जब अब आप कपड़े को पहनते हो तो यही क्राउन आपकी स्किन को टच करता है, ठीक है ना। तो जो ये क्राउन है आपका, और एक ये क्राउन है, और इनके बीच में जो दूरी होती है आपकी, ठीक है ना। अब आप देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द R1 और दिस इज कॉल्ड एज द R1, है ना। ये वार्प का डायमीटर है, और ये जो होगी आपकी डिस्टेंस यहां से लेकर के इस पॉइंट तक, है ना, ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम T1, या थिकनेस ऑफ द फैब्रिक, दैट इज कॉल्ड एज द T1, है ना। तो T1 बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस H1 प्लस R1, है ना। तो T1 बराबर किसके हो जाएगा, R1 हो गया, फिर आपका H1 हो गया, और ये R1 हो गया। या इनके नाम लिख करके भी आप कर सकते हो, जैसे ये आपका AB है, और ये आपका BC है, और ये आपका CD है। तो T1 को आप लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस CD, और इन्हीं की वैल्यूज, तो AB बराबर है आपका R1, और BC बराबर है आपका H1, और आपका CD बराबर है R1। तो ये जो थिकनेस हमारी हो जाएगी, ये H1 प्लस 2 इंटू R1 के बराबर, ठीक है ना। और डबल, और H1 क्रिम्प एम्पलीट्यूड है, और आपने अभी निकाला था, और R1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो D1 के बराबर। डबल ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड एज द डायमीटर, रेडियस को आप डबल कर दीजिए, वो डायमीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको H1 मालूम है और D1 मालूम है, तो आप ये T1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। और कल मैंने आपको बताया था कि भी ये आपका जो ये H1 होता है आपका, H1 बराबर होता है आपका 1000 में निकालें तो इट इज इक्वल टू 136 अंडरवुड C1% अपॉन N2, ठीक है ना। ये होता आपका कल मैंने निकाला था, इसको ड्राइव किया था H1 को, है ना, 1000 के अंदर, ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई करके क्रिम्प, है ना। तो इस तरीके से आप H1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आप जो है D1 की वैल्यू, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको आप 1000 में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन अंडरवुड N1, ठीक है ना। इट इज इन द 1000। ये जो है हमारी, जैसे आप कार्डिंग के अंदर सेटिंग करते हैं ना, फ्रंट प्लेट, बैक प्लेट, अंडर केसिंग वगैरह की, 1000 से, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो कपड़े के अंदर है H1 की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम इसको 1000 से गुणा करके और फिर क्रिम्प को क्रिम्प परसेंटेज में लेकर के, कल लास्ट लेक्चर पर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं इसको वर्कआउट, और मैंने आपको नोट्स भेजे हुए उसके अंदर दिया गया है। तो H1 निकाल लिया, D1 निकाल लिया, ठीक है ना। और इससे D1 को E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपका यान क्रॉस सेक्शन है ये आपका सर्कुलर होता है, लाइक दिस। ये जो है इट इज द
इलेप्टिकल नॉट द सर्कुलर, तो हम ई से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा डी इंटू तो ये बराबर हो जाएगा डी इंटू ई। तो ये जो हो गया आपका तो ये बराबर हो जाएगा आपका H1 प्लस 36 ई अपॉन √n1, और H1 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, और D1 की वैल्यू ये हो जाए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही आप दूसरा क्रॉस सेक्शन बना करके, ये आपका वेफ्ट है, ये आपका वार्प है, तो आप क्या करेंगे, वार्प की जगह पर आप वेफ्ट ले लेंगे और वेफ्ट की जगह पर आप वार्प ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू T1 है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी T2 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी S2, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी R2 के बराबर। ये आपका हो जाएगा L2 के बराबर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका वेफ्ट और ये हो जाएगा आपका वार्प। तो ये जो वेफ्ट सेंटर की दूरी होगी तो इसको S2 कहेंगे, और जो ये डायमीटर होगा वेफ्ट का इसको R2 कहेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा T2 बराबर, ऐसे निकल के आ जाएगा H2 प्लस 36 इंटू ई अपॉन √n2, ठीक है ना। अब आप ये थिकनेस क्या होती है कपड़े की, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसके बहुत सारे तो ये कहलाता है आपका क्राउन, ठीक है ना। और जैसे आप जूट फैब्रिक बनाते हैं तो आपको इस तरीके से H1 और H2 को रखना है कि जूट फैब्रिक यहाँ पर क्राउन पर नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पर जूट फैब्रिक आपका आ जाएगा तो इट विल पियर्स टू योर स्किन, है ना। ये जब हम कपड़ा जूट या कोई ऐसा फाइबर यूज करते हैं, कार्बन फाइबर या ग्लास फाइबर, तो हमारा जैसे आप कोई ब्लेंड आपने यूज किया तो यहाँ पर आपका कॉटन आना चाहिए या विस्कोस आना चाहिए क्राउन पर, और यहाँ पर आपका जो है ये दूसरा फाइबर आपको यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन डिजाइनिंग पैरामीटर्स का यूज करके हम कपड़े की डिजाइन करते हैं कि जब हम डिफरेंट न्यू फाइबर्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द कॉटन, पॉलिएस्टर एंड विस्कोस, तो इसी के द्वारा हम जो है वो इनका H1 और H2 का यूज करते हैं। तो अभी आप थिकनेस टेस्टर से वैल्यू आप निकालेंगे कपड़े की, जैसे आप कावाबाटा इंस्ट्रूमेंट फास्ट में आपने निकाला था थिकनेस कंप्रेशन वैल्यू, तो वैसे ही आपका T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू ज्यादा होगी, अगर T1 इज मोर देन T2 तो कपड़े की जो थिकनेस होगी वो T1 होगी। इफ T1 इज मोर देन T2, अगर आपका T2 की वैल्यू ये ज्यादा है T1 से तो कपड़े की जो थिकनेस होगी वो T2 के बराबर होगी। मतलब आपके जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, है ना, ये आपका T1 और T2 में, दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द फैब्रिक। तो इस तरीके से आप कपड़े की थिकनेस निकाल सकते हैं। आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं फाइनल ईयर या थर्ड ईयर वगैरह के अंदर भी, कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, थिकनेस निकालना है, तो आप थिकनेस टेस्टर से आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप T1 और T2 की वैल्यू आप निकाल करके और डायरेक्ट आप बता सकते हैं, और दोनों में आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि भाई कपड़े की जो थिकनेस है वो बिना थिकनेस टेस्टर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं डिफरेंट फाइबर्स को लेकर के, और आपको थिकनेस टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपको ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, H1 और ये आपका काउंट आपका, ठीक है ना। अब क्या क्या चीजें आपको, तो इस तरीके से आप जो है आप ये देखें तो
यहाँ पर आपको S2 चाहिए, S2 के लिए क्या है आपका क्रिम्प और PPI, ठीक है। और H1 चाहिए, H1 बराबर हो जाएगा आपका ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कपड़े की थिकनेस को आप निकाल सकते हैं और अपने ये प्रोजेक्ट वगैरह को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक यूज बताया कपड़े का, किस तरीके से पियर्स थ्योरी का यूज किया जाता है आपका कवर फैक्ट ये आपका थिकनेस निकालने के अंदर, ठीक है। एंड यू कैन डू द प्रोजेक्ट वर्क आल्सो ऑन दिस इन फाइनल ईयर और थर्ड ईयर जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर ये आप थिकनेस टेस्टर और पियर्स थ्योरी का यूज करके यू कैन कैलकुलेट। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लूंगा आपका ये आपका फ्रैक्शनल कवर, फ्रैक्शनल कवर एंड कवर फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कपड़े के अंदर, है ना। और ये जो आप सेटिंग वगैरह करते हैं कपड़े के ऊपर, बीट अप फोर्स वगैरह जो आप बढ़ाते हैं, है ना, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, इसका कवर फैक्टर के ऊपर यूज पड़ता है ना। जैसे आप ओपन शेड के अंदर बीटिंग करते हैं या सेमी ओपन के अंदर करते हैं, तो ओपन शेड के अंदर जब बीटिंग करते हैं तो आपका रीड का फोर्स जो होता है वो पिक के ऊपर बहुत तेज पड़ता है आपका, तो इससे हमारा कपड़े का जो कवर फैक्टर आता है वो ज्यादा आता है। या आप अर्ली शेडिंग या लेट शेडिंग करते हैं तो इनका भी इफेक्ट आपका फैब्रिक के कवर फैक्टर या कवर के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। और आपको बता दें जितने भी टाइप के कपड़े हैं इनका सबका कवर फैक्टर की वैल्यू फिक्स है। जैसे आप सूटिंग बना रहे हैं, शर्टिंग बना रहे हैं, डेनम बना रहे हैं और लॉन्ग क्लॉथ बना रहे हैं, है ना, या कोई भी क्लॉथ आप बना रहे हैं, तो जैसे आप टोबैको क्लॉथ आप बनाते हैं, मतलब एक कपड़ा होता है जिससे हम ये टोबैको की लीफ जो होती है इनको कवर करते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है अगर पूरी रेस पड़ती है टोबैको प्लांट के ऊपर तो जो हमारा लीफ है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो हमको ऐसा कपड़ा चाहिए जिसके अंदर 50% कवर फैक्टर आपका होना चाहिए, तो हम ऐसा कपड़ा डिजाइन करते हैं, कवर करते हैं कि कपड़े के ऊपर आधी धूप पड़ेगी, आधा आपका शेडो रहेगा, तो उससे हमारी लीफ जो होती है वो बेटर रहती है। और आप देखें कि शूटिंग के अंदर, है ना, वाइडर लूम्स हैं, तो आपका जो आपका इसेंट्रिसिटी है लूम की उसको हम कम ज्यादा कर देते हैं। शूटिंग के अंदर आपका विड्थ ज्यादा है ना, तो हम क्या करते हैं इसेंट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए आपका क्रैंक रेडियस को बढ़ा देते हैं और क्रैंक लेंथ को कम कर देते हैं। जैसे आपका E बराबर होता है E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर अपॉन L, है ना, तो हम जो वाइडर लूम होते हैं तो रेडियस को हम बढ़ा देते हैं, क्रैंक की रेडियस को, ये आपकी इसेंट्रिसिटी होती है। एल आपकी क्रैंक, आप ये आपको पढ़ाया गया होगा थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ टेक्सटाइल मशीन्स में, E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर अपॉन L, तो इससे हमारा जो कवर फैक्टर है वो डिफाइंड होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कवर फैक्टर आप लैब के अंदर निकालेंगे भी कवर फैक्टर, आपका ये ड्रैप मीटर होता है और उसके द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द कवर फैक्टर। तो आप ये देखें कि भी ये जो आपका फ्रैक्शनल कवर आपका क्या हो जाता है कि स्मॉल के से लिखते हैं हम आपको फ्रैक्शनल कवर को, ये फ्रैक्शनल कवर इज डिनोटेड बाय द स्मॉल के, और जो कैपिटल के होता है आपका ये कहलाता है आपका कवर फैक्टर। दोनों एक ही चीज होती है, बस ये कहलाता है आपका कवर फैक्टर। जैसे आप जैसे आपने 100 या आपका पैसे ले लिए या एक आपने रुपया ले लिया,
तो 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं आपके। तो दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप 100 पैसा लिख दो या आप 1 रुपी लिख दो, है ना। तो दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इनका K1 और K की वैल्यू भी बराबर होती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू बराबर होती है। और होता क्या है आपका कि ये आपका स्मॉल k बराबर होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, ठीक है ना। जैसे कपड़े के ऊपर आप लाइट डालते हैं तो कुछ तो वार की या वेब की वजह से वो शेडो आ जाएगा, और जो आपका खाली पोर्शन होगा वहां से लाइट आपकी पेनिट्रेट करेगी। तो हम दोनों एरिया को आप निकाल लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया एंड टोटल एरिया, और इसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल कवर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा के की वैल्यू जो होती है, स्मॉल के की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है, ठीक है ना। और कैपिटल के की वैल्यू जो होती है कवर फैक्टर, तो कवर फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये आपका मैक्सिमम कवर फैक्टर जो ये आपका लेस देन 28 होती है इन केस ऑफ द कॉटन सिस्टम, ठीक है ना। अलग अलग सिस्टम में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर K1 बराबर फ्रैक्शनल कवर 1 है तो इसको कवर फैक्टर को हम लिखते हैं K बराबर 28। ये दोनों चीजें आपकी बराबर हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वार्प कवर फैक्टर और वेफ्ट कवर फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि इनका यूज जो है अभी पियर्स थ्योरी में हम करेंगे। तो इसलिए एक आई विल गिव यू द लिटिल आइडिया अबाउट द योर आपका कवर फैक्टर, और ये आपका चैप्टर भी है कवर फैक्टर का, ठीक है। तो नाउ आई विल कवर द वार्प कवर, ठीक है। वार्प ये आपका फ्रैक्शनल कवर, ठीक है। तो ये अगर आप 1 इंच कपड़ा ले लें और ये आपका जो है ये आपका वार्प है, और इसकी जो लंबाई है ये मैंने ले लिया आपका 1 इंच, और ये जो आपका ये विड्थ है और लेंथ भी है जो ये 1 इंच के बराबर है, और ये आपका वार्प है, और ये हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ द वार्प। तो आप देख लें ये रेक्टेंगल आपका फॉर्म हो रहा है वार्प का 1 इंच के अंदर, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका रेक्टेंगल है। तो आपका K1 बराबर मैंने आपको बताया था, वार्प कवर फैक्टर को K1 से लिखेंगे फ्रैक्शनल कवर को, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया मैंने आपको बताया था अपॉन टोटल एरिया, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू आपका, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार्प, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार्प, और ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितनी होती है, लेंथ इनटू विड्थ। तो आपका ये जो टोटल एरिया है ये बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये लेंथ भी हमारी 1 इंच है और विड्थ भी हमारी 1 इंच है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1 इंच स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा टोटल एरिया बराबर 1 इंच स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल K1 बराबर, अब प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा,
आप एक रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल लीजिए, है ना। इसकी लंबाई, इसकी जो विड्थ है ये है d1 गुणे और लंबाई है 1, तो ये तो एक वार्प की आपका एरिया हो गया। और मान लीजिए आपका जो ईपीआई है इंच पर इंच हमारे, ये है आपका n1, है ना। तो n1 आपका इंच पर इंच है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको गुणे n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वार्प आ जाएगा, ठीक है ना। एक एरिया आपने निकाल लिया d1 इंटू 1 और इसको n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द वार्प। और आपका प्रोजेक्टेड एरिया कितना निकाला है, 1 इंच। तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 बराबर आ जाएगा n1 इंटू d1। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वार्प, K1 इंटू n1। तो अगर आपको n1 की वैल्यू मालूम है, d1 की वैल्यू मालूम है और n1 की वैल्यू मालूम है, तो K1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो K1 बराबर हो जाएगा n1, और आप जानते हैं कि d1 बराबर हो जाएगा 1/28 अंडर रूट n1, ठीक है। तो K1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, n1 अपॉन 28 अंडर रूट n1। और अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 28 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 28, तो ये कहलाता आपका तो आप इसको लिख सकते हैं कि 28 इंटू K1, इसी को हम बोलते हैं कवर फैक्टर K1, और ये बराबर हो जाता है आपका n1 अपॉन अंडर रूट n1, ठीक है। क्योंकि ये 28 इस 28 से कैंसिल हो जाएगा और ये कहलाता है K1। तो अगर आपको फ्रैक्शनल कवर मालूम है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कवर फैक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम कवर फैक्टर कितना हो सकता है, 1। ये जितने भी आपके जैम्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ये लगभग एक के बराबर, एक तो नहीं हो सकता, ये थ्योरेटिकल है फ्रैक्शनल कवर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। तो आपको अगर फ्रैक्शनल कवर आपको मालूम है तो आप कवर फैक्टर को आप निकाल सकते हैं, या कवर फैक्टर मालूम है तो आप फ्रैक्शनल कवर को आप निकाल सकते हैं। और ये हर एक कपड़े का, चाहे सूटिंग हो, शर्टिंग हो, आपका लॉन्ग क्लॉथ हो, डेनम क्लॉथ हो, हर एक का कवर फैक्टर, ये आपका वैल्यू ऑफ द ये जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं आपकी, ये जितने आप ये डेनम फैब्रिक के अंदर देखें, ये आपका